तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का टीओसी में क्या है, रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपली जान लो कि टीओसी का अराउंड 30 to 40% क्वेश्चंस रहेगा जो इससे ही आएगा। होल सब्जेक्ट का 30 to 40% क्वेश्चन इससे ही आना है। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से समझना है। जो भी टॉपिक है, जो भी सिलेबस है, सब कुछ हम यहाँ बताने वाले हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उस पर क्वेश्चंस बताएंगे। बस इतना ही समझो कि इसके बाहर रेगुलर ये जो सिलेबस हम बताने वाले हैं, इस सिलेबस के बाहर रेगुलर लैंग्वेज का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे गेट हो या फिर कोई और कंपटीशन हो। ठीक है, इसको सही से हम भी टाइम देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। और तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बस वीडियोज को देखना। समझ में आए नहीं आए मेरे ऊपर छोड़ दो। समझ में आएगा किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, क्या कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, वो हम जानते हैं अच्छे से। समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से समझ में आएगा कि फिर दोबारा इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़ लोगे, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। बहुत ही आसान दिखेगा ये। ठीक है, इसलिए सही से टाइम दो। जो भी टॉपिक इसमें बताया हुआ है, जो भी चीज बताया हुआ है, थ्योरी, सबको अच्छे से पढ़ो। जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो। ठीक है, तो इसमें अराउंड हम लोग टाइम देने वाले हैं रफली अराउंड 15 to 20 आवर्स का टाइम देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और बात जानो कि अभी हम लोग का टीओसी में टीओसी क्या है मेनली इसमें देखते हैं क्या कि एक्चुअली एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, टीओसी है जो एक कंप्यूटर की औकात को बताता है। स्ट्रॉन्ग वर्ड है औकात, मतलब सेंस यही है, ये कंप्यूटर का क्या औकात है, क्या क्या काम वो कर सकता है, क्या क्या काम करने में कैपेबल है, उसके औकात को बताने के लिए टीओसी है। उसके लिए क्या है, कुछ लैंग्वेज है। ये मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है मेरा। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी का जो भी है, सीएफएल हो गया, सीएसएल हो गया, डीसीएफएल हो गया, रिकर्सिव वाली जो भी लैंग्वेज है, बहुत ही आसान दिखेगा। ये नहीं समझोगे वो सब लैंग्वेज समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लैंग्वेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर डिटेल बताएंगे किस तरीके से लैंग्वेज रहता है, कैसे ग्रामर होता है, कैसे ग्रामर से लैंग्वेज में जाते हैं। उसके साथ में फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा का सिंपल मीनिंग क्या है कि मशीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो लैंग्वेज होगा एक्सेप्ट कहाँ होना है, मशीन के थ्रू होना है। तो मशीन कैसा दिखेगा, मशीन आप तक नहीं बताए थे। जो भी बेसिक जो बताए हैं टीओसी का, उसमें ऑटोमेटा मशीन के बारे में अभी तक नहीं बताए हैं कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ मशीन के बारे में फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं। फुल डिटेल में हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे मशीन का। ठीक है, और लैंग्वेज में हर चीज हम बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इस रेगुलर लैंग्वेज में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इस रेगुलर लैंग्वेज में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या सिलेबस है। इसके सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें रेगुलर लैंग्वेज का क्या है, डीएफए एनएफए थ्योरी। डीएफए का मतलब क्या हो गया, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एनएफए नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से डीएफए डिजाइन किया जाएगा। डीएफए मतलब क्या है, मशीन है। डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जैसे ही आ जाए बस समझ लो कि हम मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से डीएफए और एनएफए को हम डिजाइन करने वाले हैं, उसके सब जितना भी थ्योरी है, सारा थ्योरी को कवर करने वाले हैं पहले हम लोग। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट, एफए डिजाइन, किस तरीके से मशीन को हम डिजाइन करेंगे। इसके बेसिक थ्योरी को हम जानेंगे पहले, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से काम करता है मशीन। उसके बाद मशीन को डिजाइन कैसे करना है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन है उस मशीन को डिजाइन कैसे करना है। मतलब क्या, एक लैंग्वेज दिया हुआ है तो एक लैंग्वेज से मशीन कैसे हम बना सकते हैं, और एक मशीन दिया है तो उससे लैंग्वेज कैसे हम जान सकते हैं। समझ रहे हो, एक मशीन है मतलब कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो उसका क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट होगा उस मशीन में, वो चीज यहाँ देखेंगे। और एक लैंग्वेज है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक मशीन भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम एग्जॉस्टिव स्टडी हम लोग करने वाले हैं कि जो भी चीज है लैंग्वेज और मशीन का जो भी एक कोऑर्डिनेशन है, हर चीज देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखना है। उसके बाद क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि रेगुलर लैंग्वेज के लिए, रेगुलर लैंग्वेज जैसे हम लोग लिखते हैं, उसको शॉर्ट में थोड़ा लिखने के लिए एक और टर्म आता है क्या, रेगुलर एक्सप्रेशंस।
रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू में सेम लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसके लिए है रेगुलर एक्सप्रेशन? केवल और केवल रेगुलर लैंग्वेज के लिए है। रेगुलर नहीं है तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, अगर रेगुलर है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? एक लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं? एक रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लैंग्वेज कैसे समझ सकते हैं? मान लो कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो क्या लैंग्वेज को बता रहा है उसको हम यहां से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर ए इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ टू रेगुलर R1 इक्विवेलेंट टू R2 इफ एंड ओनली इफ लैंग्वेज फ्रॉम R1 इक्वल टू लैंग्वेज फ्रॉम R2। मतलब कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन तभी इक्वल होगा, इफ एंड ओनली इफ है तभी इक्वल होगा जब लैंग्वेज है जो R1 का लैंग्वेज और R2 का लैंग्वेज इक्वल है। या फिर बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, ये बाई डायरेक्शन है। यहां पर क्या है, बाई डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शन एक तरह से है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर ए सही है तो ए होना है, ए होल्ड करेगा, अगर ए सही है तो ए होल्ड करेगा, ठीक है। दोनों रास्ते हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर लैंग्वेज एक रेगुलर एक्सप्रेशन का लैंग्वेज है जो दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन के लैंग्वेज के बराबर है, इसका मतलब कि दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है, या फिर बोल सकते हैं इक्विवेलेंट है अगर दोनों का लैंग्वेज इक्वल होना है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ अच्छे से कंपेयर करेंगे, देखेंगे इसको। उसके बाद क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशंस आइडेंटिटी। रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने में क्या आइडेंटिटी यूज हो रहा है, क्या आइडेंटिटी है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, वो चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, एक आर्डेंस थ्योरम है, एक थ्योरम है आर्डेंस थ्योरम, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या है मशीन से रेगुलर लैंग्वेज में मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। मशीन से रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही है, रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही केवल हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये बात तो पक्का है, श्योर है। उसमें क्या है कि आर्डेंस थ्योरम एक थ्योरम दिया गया है जो कि किसी पार्टिकुलर मशीन के लिए, कुछ पार्टिकुलर काइंड ऑफ मशीन के लिए डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना टफ होता है। कुछ ऐसा मशीन दिखेगा, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में जब ये पढ़ रहे हो ये टॉपिक, तो कुछ ऐसा मशीन दिखेगा कि डायरेक्टली अगर उस मशीन का हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आर्डेंस थ्योरम क्या है, उस काम को आसान बना देगा मशीन टू रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए। किसी मशीन से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही आसान तरीके से लिख पाएंगे इसके बेसिस पर, ठीक है, आर्डेंस थ्योरम के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेगुलर ग्रामर के बारे में देखेंगे हम लोग डिटेल में कि रेगुलर ग्रामर क्या है, कैसे है, किस तरीके से ग्रामर होता है रेगुलर, किसको रेगुलर ग्रामर बोलेंगे, किसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, एक ग्रामर से लैंग्वेज हम लोग बना सकते हैं, एक ग्रामर है रेगुलर ग्रामर है, उससे क्या लैंग्वेज है वो बना सकते हैं, और एक ग्रामर से लैंग्वेज कितना होता है, एक ही लैंग्वेज पॉसिबल है, क्या है, ऑलवेज यूनिक, हमेशा ही यूनिक लैंग्वेज पॉसिबल होता है एक पर्टिकुलर ग्रामर के लिए, ठीक है। एक लैंग्वेज है उसका क्या टाइप का ग्रामर कैसा हो सकता है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज का मल्टीपल ग्रामर पॉसिबल होता है, एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा ग्रामर पॉसिबल होगा, एक ग्रामर के लिए एक ही लैंग्वेज रहेगा। एक ग्रामर है, अगर एक ग्रामर है वो केवल और केवल एक ही लैंग्वेज को बता सकता है, लेकिन एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा ग्रामर पॉसिबल है, ठीक है। इसको हम लोग यहां देखेंगे। और जीवन इक्विवेलेंट टू G2 मतलब क्या है, अगर रेगुलर ग्रामर है तो दूसरे रेगुलर ग्रामर का इक्वल है या नहीं है, इसके इक्वलिटी को हम चेक कर सकते हैं। जब रेगुलर है तभी ये पॉसिबल होता है, रेगुलर ग्रामर के लिए केवल पॉसिबल होता है कि दो ग्रामर का इक्वलिटी हम लोग चेक कर पाते हैं। अगर रेगुलर ग्रामर नहीं है तो दो ग्रामर को इक्विवेलेंसी को चेक करना बहुत मुश्किल है, या फिर बोल सकते हैं अनडिसाइडेबल बोल सकते हैं प्रॉब्लम को, डिसाइडेबल नहीं है। तो फाइनाइट टाइम में एक ग्रामर को दूसरे ग्रामर से इक्विवेलेंट चेक करना पॉसिबल नहीं है, किसके लिए, नॉन रेगुलर ग्रामर के लिए। अगर रेगुलर ग्रामर है तो फिर आसान है, अगर रेगुलर ग्रामर दोनों ही है, ए भी एक रेगुलर ग्रामर है, G1 भी और G2 भी रेगुलर है, ये दोनों इक्वल है या नहीं ये चेक करना आसान चीज है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब कौन सा चेक नहीं कर सकते, नॉन रेगुलर ग्रामर होगा तो क्यों नहीं चेक कर पाते हैं, मतलब कि G1 मान लो अगर नॉन रेगुलर रहे और G2 भी अगर नॉन रेगुलर रहे, ऐसा रहे, तो ये दोनों की इक्विवेलेंसी को चेक करना क्यों अनडिसाइडेबल होता है, क्यों टफ काम है, वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक क्या है, एल्गोरिथम इन रेगुलर लैंग्वेज। मतलब रेगुलर लैंग्वेज कुछ पार्टिकुलर एल्गोरिथम होता है, क्या होता है, जैसे NFA और DFA हम लोग बनाए थे ना, DFA NFA बनाए हैं ना, तो यहां पर क्या होता है कि NFA से हम कैसे DFA बना सकते हैं। अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक
ऑटोमेटा है उससे हम डीएफए कैसे बना सकते हैं। इसके लिए एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर डीएफए गिवन है तो मिनिमल डीएफए कैसे बना सकते हैं। मिनिमल डीएफए का मतलब क्या हो गया, मिनिमल मतलब क्या हो गया, मिनिमल का मीनिंग क्या हो गया, मिनिमम मतलब क्या है, मिनिमम कैसे होगा, छोटा कैसे होगा, स्मॉल कैसे होगा। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है नॉर्मल डीएफए जो मेरे पास में है उसमें ज्यादा मोर नंबर ऑफ स्टेट्स है, नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा रहे, ठीक है। इसको मिनिमाइज अगर हम करेंगे इसमें क्या है, स्टेट कमेगा। हो सकता है कि ये पहले से ऑलरेडी मिनिमल हो, ठीक है, तो या तो स्टेट इसमें कम जाएगा या तो इक्वल रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। कोई अगर डीएफए दिया है और बात कर दिया जाए कि ड्रा मिनिमल डीएफए, और फिर या फिर ऐसा क्वेश्चन रहे फाइंड नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए ऑफ गिवन डीएफए, तो इसका हम मिनिमल डीएफए पहले ड्रॉ करेंगे फिर नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट कर लेंगे, ठीक है। यही चीज है यहाँ पर, तो ये देखेंगे हम लोग। इसके लिए भी ये एल्गोरिथम में ही है। और एक और एल्गोरिथम क्या है, एनएफए विथ नल मूव्स। मतलब क्या, नल जो होता है, नल के लिए क्या बताए थे, नल मतलब क्या है, नल क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है, एक स्ट्रिंग है, ये जीरो लेंथ का है। इसका लेंथ कितना होता है, जीरो लेंथ होता है। इसका लेंथ कितना होता है, जीरो लेंथ होता है। मतलब क्या, नल का लेंथ तो जीरो है, लेकिन अगर एज ए स्ट्रिंग बात किया जाए, एज ए अल्फाबेट अगर बात किया जाए, तो ये भी एक मेरा स्ट्रिंग है, एक मेरा स्ट्रिंग ये भी होता है, ठीक है। स्ट्रिंग होता है लेकिन इसका लेंथ कितना है, जीरो होता है। इसका लेंथ कितना है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पर देखें कि एनएफए अगर कोई ड्रॉ किया गया है, एनएफए ड्रॉ किया हुआ है, उसमें नल मूव्स का भी यूज कर दिया है। एनएफए मतलब क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एक मशीन है जिसमें नल मूव्स को यूज किया गया। नल मूव्स को यूज करने का मतलब क्या हो गया, एक स्टेट पर नल को अगर हम इनपुट देते हैं तो वहां से किसी और स्टेट पर वो जा रहा है, मतलब नल को एक्सेप्ट कर रहा है, वो नल को एक्सेप्ट कर रहा है, समझ रहे हो। तो वही है एनएफए विथ नल मूव्स, मतलब कि नल वहां पर गिवन करते हैं कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट, कम से कम एक स्टेट ऐसा होगा जहां पर कि नल हम जैसे ही इनपुट करेंगे वो कहीं और से किसी और स्टेट में चला जाएगा, मतलब स्टेट चेंज कर लेगा वो, ठीक है। डीएफए में ऐसा होता है क्या, डीएफए में नहीं रहेगा ऐसा, डीएफए में नल कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। एनएफए में ऐसा पॉसिबल होता है, वही है एनएफए विथ नल मूव्स को हम लोग एनएफए विदाउट नल मूव्स करना चाहते हैं, ठीक है। एनएफए जिसमें नल यूज हुआ है हम विदाउट नल मूव्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी एल्गोरिथम है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद में क्या है, रेगुलर एंड नॉन रेगुलर। मतलब क्या, कौन सा लैंग्वेज रेगुलर है, कौन सा लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, ठीक है। तो रेगुलरिटी को चेक करने के लिए कौन सा लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए कुछ पार्टिकुलर गाइडलाइंस है, इसके बेसिस पर हम लोग चेक कर सकते हैं। या फिर ये भी देखें, गाइडलाइंस को हम देखेंगे, कुछ गाइडलाइंस है उसको हम लोग देखेंगे जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज, गिवन लैंग्वेज है जो रेगुलर है या नहीं है। या फिर इसके साथ में कुछ थ्योरम्स भी है। एक थ्योरम क्या है, पंपिंग लेमा, एक और क्या है, माइहिल-नेरोड थ्योरम। पंपिंग लेमा और माइहिल-नेरोड थ्योरम, इससे क्वेश्चंस भी आता है, एक क्या है पंपिंग लेमा, इससे कैसे हम लोग चेक कर पाते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। माइहिल-नेरोड थ्योरम क्या है, इससे कैसे हम चेक कर पाते हैं रेगुलर है या नहीं है, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। अभी सिलेबस बता रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा में, ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको ईच एंड एवरी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लोजर एंड डिसाइडेबिलिटी। क्लोजर का मतलब क्या हो गया, क्लोजर का सिंपल मीनिंग यही होता है कि मान लो कोई रियल नंबर है, उसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट रियल नंबर अगर मिल रहा है, मतलब कि रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर कोई रियल नंबर है या फिर इंटेजर है, एक इंटेजर को दूसरे इंटेजर से ही मल्टीप्लाई करने पर अगर इंटेजर ही मेरा मिल रहा है तो इसको बोले कि इंटेजर है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज है। वही क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर देखेंगे, ठीक है। कहा कैसे देखेंगे भाई, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं, यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, सेट डिफरेंस होगा, बहुत सारा ऑपरेटर ऐसा रहेगा, ठीक है। वो सबके लिए देखेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज कहाँ क्लोज है कहाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, डिसाइडेबिलिटी, मतलब कि कोई पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज के लिए क्या डिसाइडेबल है क्या नहीं है। जैसे क्या है, बहुत सारा चीज होता है इसमें, इम्प्टी है या नहीं है, कुछ और भी चीज रहेगा, मेंबरशिप रहता है, मेंबर है या नहीं है, ठीक है। वो सब चीज यहाँ पर डिसाइडेबिलिटी में हम लोग चेक करने वाले हैं,
ठीक है, या फिर फाइनाइटनेस हो गया, फाइनाइट है या नहीं है, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज क्या है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, दोनों चीज होता है ना। रेगुलर लैंग्वेज है जो, अगर रेगुलर लैंग्वेज का एक बड़ा सा सेट है, यहाँ पर रेगुलर लैंग्वेज का सेट है, इसके अंदर में एक आता है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब कि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर फाइनाइट है, तो 100% श्योर है, वो 100% श्योर है कि रेगुलर लैंग्वेज ही होगा, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज के अंदर में फाइनाइट है। लेकिन हो सकता है कि फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं है मतलब बाहर है। अब बाहर है तो अगर इसके बाहर हो गया, इसके आउटर चला गया तो नॉन रेगुलर हो गया। अगर इस बाउंड्री के अंदर है, यहां पर कहीं लाई कर रहा है, मतलब क्या है, फाइनाइट तो नहीं है लेकिन रेगुलर है। फाइनाइट तो नहीं है मतलब रेगुलर है। तो रेगुलर लैंग्वेज में क्या है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइनाइटनेस क्या हो गया, वो डिसाइडेबल है या नहीं है चेक करने का, वही हम लोग यहाँ पर डिसाइडेबिलिटी में चेक करने वाले हैं। और बहुत सा चीज रहेगा, सब बताएं। क्लोजर और डिसाइडेबिलिटी का एक प्रॉपर टेबल रहेगा जिसमें हर चीज रहेगा, कौन सा क्लोज है, कहाँ क्लोज होता है लैंग्वेज, कहाँ पर डिसाइडेबल है, हर चीज वहां गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, और इससे क्वेश्चन आता है, याद रखना ये है जो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर टेबल को ध्यान रखो तो डायरेक्टली ये बना सकते हो, इससे जो क्वेश्चन आने वाला है डायरेक्टली बनेगा वो। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन बनाने में हार्डली मतलब 15 सेकंड्स लगेगा, तो 15 सेकंड्स में 1 मार्क्स मिल रहा है गेट में, और क्या चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद में क्या है, एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस एंड वेरिएशंस ऑफ एफ, मतलब कि फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या काम होता है इससे रियल लाइफ में कुछ तो यूज होगा, इसका रियल लाइफ में कुछ तो यूज होगा तभी पढ़ रहे हैं, अगर यूज नहीं रहता तो नहीं पढ़ते, यूजलेस होता। तो समझ रहे हो बात को, मतलब क्या क्या एप्लीकेशन है इसका, क्या लिमिटेशन है, मतलब क्या इससे क्या क्या काम हम कर सकते हैं वो देखेंगे, और क्या क्या काम करना पॉसिबल है, मतलब क्या बाउंड्री को हम देखेंगे, हम उस बाउंड्री को चेक करेंगे कि जहां पर फाइनाइट ऑटोमेटा जहां तक काम कर सकता है, इसके बाहर आ जाए तो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या काम हम नहीं कर सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है इसका, ये भी देखेंगे। उसके बाद में वेरिएशंस ऑफ एफ, मतलब क्या क्या वेरिएशन है, कितना टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा है वो भी देखेंगे। क्या मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा में ही क्या क्या वेरिएशन है, कुछ अलग अलग टाइप का है, अलग अलग डिफरेंट वर्क करने के लिए, तो उसका वेरिएशंस को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर का मतलब सिंपल होता है क्या, ट्रांसड्यूसर का सिंपल मीनिंग जान लो कि कोई ऐसा मशीन जो कुछ इनपुट ले रहा हो साथ में आउटपुट दे रहा हो। कोई ऐसा मशीन है जिसमें कि अगर हम इनपुट देते हैं तो यहां से क्या मिल रहा है, हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। अगर इनपुट देने के बाद में आउटपुट मिल रहा है, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर्स का थ्योरी हम देखेंगे अच्छे से। उसके बाद में मशीन पर आएंगे जब, तो मशीन में कैसे इनपुट लेगा आउटपुट देगा, ये चीज को देखेंगे। इनपुट किस तरीके से इंसर्ट करने वाला है, इनपुट कैसे देने वाले हैं, आउटपुट कैसे मिलने वाला है, क्या आउटपुट मिलने वाला है किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए, देखेंगे। उसके बाद में क्या है, मशीन के लिए एक फंक्शन है, जब इनपुट ले रहा आउटपुट दे रहा है, मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर रहे, उस फंक्शन में अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट का कैसा फंक्शन होना है। ठीक है, ये चीज को हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, मिली टू मुरे। मिली क्या है, एक मिली मशीन होता है टीओसी में, एक और होता है मुरे मशीन। ठीक है, एक मिली मशीन होता है, एक मुरे मशीन होता है। मतलब क्या, मिली मशीन में क्या होगा भाई, इनपुट लेगा आउटपुट देगा, क्यों, क्योंकि ये है तो ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का सिंपल मीनिंग क्या है कि इनपुट लेकर आउटपुट देना, यही मीनिंग है ना, बस वही चीज है। मिली मशीन है, उसको हम लोग मुरे मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों ही मशीन है, दोनों ही इनपुट लेकर आउटपुट देगा, लेकिन इसका आउटपुट देने का कुछ और तरीका हो सकता है, इसका आउटपुट का कुछ और तरीका हो सकता है। तो मिली मशीन टू मुरे मशीन कैसे कन्वर्सन करेंगे ये देखेंगे। उसके बाद में मुरे मशीन टू मिली मशीन, रिवर्स भी देखेंगे, मुरे मशीन टू मिली मशीन का कन्वर्सन कैसे होगा। ठीक है, ये सब चीज जितना भी टॉपिक अभी बताए सब कुछ देखेंगे। अराउंड 15 to 20 आवर्स रहेगा हम लोग को ये टॉपिक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और एक बात याद रखना कि अगर रेगुलर लैंग्वेज समझ में आ गया तो समझो टीओसी समझ में आ जाएगा। अगर रेगुलर लैंग्वेज समझ में आ गया तो टीओसी समझ में आ जाएगा।
और इसको समझने का तरीका बस एक ही है, जितना भी लेक्चर इसका रहे, इसका जितना भी लेक्चर्स रहे, सारे लेक्चर्स को देख लो, देख लोगे समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद में सब कुछ देखना, इंड तक, यहां तक मूरे मशीन टू मिली मशीन, यहां तक सारा टॉपिक को कवर कर लो। उसके बाद में कभी भी लाइफ टाइम कभी भी रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा में डाउट नहीं आएगा। और इसमें डाउट नहीं आएगा इसका मतलब क्या, आगे का भी जो भी लैंग्वेज है, जो DCFL, CFL, CSL, जो भी लैंग्वेज आगे आने वाला रिकर्सिव है, सबका सब समझ में आएगा। ये बेसिक है, स्टार्टिंग है। ठीक है, एक बार बस देखो, वन टाइम पढ़ना है इसको, जो भी वीडियो रहे, जो भी लेक्चर रहे, सबको अच्छे से देखना है, ईच एंड एवरी टॉपिक को। जो क्वेश्चंस बता रहे हैं, जो भी टॉपिक हम बताएंगे यहाँ पर, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे होंगे उस टॉपिक के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे, उस क्वेश्चन को भी सही तरीके से ऑब्जर्व करना है। हम उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे यहाँ पर, बस उसको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि देखो, कोई भी थ्योरी को समझने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि थ्योरी को जानकर उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को बनाना। क्वेश्चंस बना लोगे मतलब कि समझ में आ गया अच्छे से। कहीं भी क्वेश्चन आए, क्योंकि गेट में तो क्वेश्चन ही बनाना है ना, गेट में थ्योरी लिखना थोड़ा ही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम थोड़ा ही है कि कहानी लिखकर चले जाओगे। जैसे मिली मशीन क्या है, कहानी थोड़ा ही लिख दोगे, वहां पर दे दिया है कि मिली टू मूरे में कन्वर्ट करना है, तो पूछ लेगा कि मिली से मूरे में कन्वर्ट किया तो मूरे मशीन में कितना नंबर ऑफ स्टेट्स है, वो बताने के लिए तो कन्वर्जन आना चाहिए, डिफिनेशन नहीं केवल पूछेगा। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है, क्वेश्चंस आना चाहिए इस पर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे एकदम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, हर चीज समझ में आएगा, बस देखना सही से, बस देखना सही से, सीक्वेंस ऑर्डर में देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं DFA NFA थ्योरी से स्टार्ट करते हैं।